चलिए, तो अगला मॉडल हम लोग पढ़ते हैं क्या, लैक ऑपरेंड। मैंने आपको अभी ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड पढ़ाया। अच्छा, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड कैसा ऑपरेंड था, रिप्रेसिबल ऑपरेंड। ज्यादातर टाइम वो ऑन रहता था, जरूरत पड़ने पर उसको ऑफ करता था, और खुद वही प्रोडक्ट ऑफ करता था जो ट्रिप्टोफैन बनता है ऑन रहने से, तब जाके ऑफ करता था। फिर जब ट्रिप्टोफैन की मात्रा काफी घट जाएगी, तो ट्रिप्टोफैन की मात्रा घट जाने के बाद क्या होगा, जो वो कॉम्प्लेक्स बना है एपोरिप्रेशर और कोरिप्रेशर कॉम्प्लेक्स, उससे ट्रिप्टोफैन निकलने लगेगा, और तब जाके क्या होगा, उससे जब निकलने लगेगा तो वो जहाँ पे बाइंड किया ऑपरेटर जीन पर, वो वहां से निकल जाएगा, तो वो फिर ऑपरेटर जीन फ्री हो जाएगा और फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ का मैकेनिज्म चलता है ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड में। अब हम देखते हैं लैक ऑपरेंड, उसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट यहाँ होगा। लैक ऑपरेंड मैंने बताया आप लोगों को कि एक प्रकार का एक ऐसा ऑपरेंड है इंड्यूसिबल एबल एबल, मतलब इंड्यूस करने वाला, इंड्यूसिबल ऑपरेंड। इंड्यूसिबल ऑपरेंड है, क्या बताया, इंड्यूसिबल ऑपरेंड का मतलब इंड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ज्यादातर समय ये ऑफ रहता है और जरूरत पड़ने पे इसको इंड्यूस करके ऑन कर देंगे, यानी कि ऑफ से ऑन वाला। और मैंने कहा ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेंड हो सकता है जो इंड्यूसिबल हो, क्योंकि कैटाबॉलिज्म बॉडी में ज्यादातर नहीं चलाना है, जरूरत पड़ने पे ही चलाना है। तो ये कैटाबॉलिज्म वाला, ये कैटाबॉलिज्म वाला है, कैटाबॉलिज्म ऑपेरॉन भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ इस लैक का मतलब क्या है, इस लैक का मतलब यहाँ पे लैक्टोज। और अभी जैसा कि आपने बताया था कि लैक्टोज एक प्रकार का डाइसैकराइड है। लैक्टोज बना होता है पता है किसका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बायोमोलिकुलर में डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी बता रखा है मैंने। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का डाइसैकराइड है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है। पता है इन दोनों को जब आप तोड़ोगे ना तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। इस ग्लूको लैक्टोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराओगे, ब्रेकिंग होता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, तब जाके आपको क्या मिलेगा, जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और पता है इस हाइड्रोलाइसिस के लिए एंजाइम चाहिए, और 3 एंजाइम चाहिए इकोलाई को। अगर इकोलाई के बॉडी के अंदर उसका आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है तो 3 एंजाइम चाहिए, तब जाके वो ब्रेक होगा। अभी हम समझाएंगे वो तीनों एंजाइम कौन है। लेकिन एक बात बताइए, ये लैक्टोज को तोड़ेगा क्यों इकोलाई, इकोलाई क्यों लैक्टोज को तोड़ेगा? पहले बात तो उसको लैक्टोज मिलना चाहिए तब वो तोड़ेगा, और लैक्टोज अगर नहीं मिलेगा तो क्यों तोड़ेगा भाई, सही बात है, नहीं तोड़ेगा। तो भाई बात है कि लैक्टोज तोड़ के करता क्या है, बेसिकली उसको लैक्टोज तोड़ने से मिलता है ग्लूकोज। और पता है आप पढ़ते हो, आपको मैं भी पढ़ाऊंगा फोटो सॉरी सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से स्टार्ट, और मोस्ट प्रीफर्ड कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी सोर्स के लिए, सबसे अधिक एनर्जी देता है वो टूटने पर यूनिट ग्राम में। तो बैक्टीरिया इकोलाई चाहता है कि मेरा सेल रेस्पिरेशन अच्छे से चले, हम सरवाइव कर सके, इसलिए हमको ग्लूकोज मिले। तो एक बार पता है जब बैक्टीरिया को ऑलरेडी ग्लूकोज मिल रहा होता है तो बैक्टीरिया लैक्टोज को ध्यान ही नहीं देता, रहे कि नहीं रहे। और बैक्टीरिया को जब ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है तब वो ध्यान देता है भाई लैक्टोज किधर है, अगर लैक्टोज है तो उसको तोड़कर ग्लूकोज निकाल लेंगे, उससे सेल रेस्पिरेशन चला लेंगे। कुल मिला के बैक्टीरिया तो ये चाहता है कि हमको कैसे भी ग्लूकोज, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात एक्सपेरिमेंट से पता चला है। जैकब मोनाड ने कराया था एक्सपेरिमेंट, मैं उनका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ उन्होंने क्या कराया था। जैकब मोनाड का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब लिया अलग अलग, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, अलग अलग 3 टेस्ट ट्यूब लिया, और तीनों में कल्चर मीडियम डाला इकोलाई के लिए, दिस इज कल्चर मीडियम। लेकिन कल्चर मीडियम में उन्होंने कंटेंट अलग अलग रखा। एक में क्या कंटेंट रखा, ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज। एक में कंटेंट रखा, ग्लूकोज भी डाला अलग से, और लैक्टोज भी डाला, और एक में केवल लैक्टोज डाला। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2 और 3। और उन्होंने क्या किया, इस सभी में इकोलाई डाल दिया। क्या डाला, इकोलाई। कल्चर मीडियम तैयार किया, इकोलाई डाला। बस डिफरेंस इस बात का रखा कि कल्चर मीडियम में उन्होंने कंपोनेंट अलग अलग डाले। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर बाद जब बैक्टीरिया का कल्चर हो गया तो थोड़े बाद उन्होंने क्या किया, एंजाइम एनालिसिस किया। उस कल्चर मीडियम में एंजाइम एनालिसिस किया, ई कोलाई के बॉडी के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जा रहे हैं। तो कुछ देर के बाद पता चलता है कुछ, अरे क्या हो रहा है भाई, अरे रुक रुक चार्ज में लगाने, चार्ज में, एक सेकेंड।
कुछ देर के बाद उनको क्या पता चला कि जब उन्होंने एंजाइम एनालिसिस किया, तो इस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में जब उन्होंने एंजाइम एनालिसिस किया, तो यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं मिला। और वो लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम यहाँ पे उनको नहीं मिला, लेकिन इसमें उनको लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम मिला, लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम यहाँ पे उनको मिला। अब यार अब अच्छा, यहाँ इसकी बात हम सेकंड वाले की बात में करेंगे। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे, अभी मैंने बोला बैक्टीरिया को लैक्टोज में इंटरेस्ट नहीं है, बैक्टीरिया को इंटरेस्ट ग्लूकोज में। तो अगर बैक्टीरिया को ऑलरेडी ग्लूकोज मिल रहा है मीडियम से, वो काहे के लिए लैक्टोज वाला एंजाइम बनाने में अपना एनर्जी खर्चा करेगा और फिर लैक्टोज को तोड़ेगा? उसको ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज को डायरेक्ट यूटिलाइज करेगा, मीडियम में ग्लूकोज बहुत है, तो लैक्टोज तोड़ने वाला एंजाइम बनाएगा ही नहीं। तो जब आप उस टेस्ट ट्यूब के इकोलाई को एनालिसिस करोगे तो आपको लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज चाहिए, लैक्टोज नहीं चाहिए बैक्टीरिया को, उसको तो ग्लूकोज चाहिए, अच्छा खासा ग्लूकोज है। इस वाले की बात में करते हैं। इसकी देखो, यहाँ पे ग्लूकोज है क्या मीडियम में? नहीं है ना, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है। अच्छा, उसको ग्लूकोज चाहिए, तो बोलो ग्लूकोज का क्या सोर्स अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, कौन है? लैक्टोज। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, पहले लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम बनाएगा और उसको बनाने वाले जीन को पहले ऑन करेगा। इन जनरल वो ऑफ रहता है, यहाँ कैटाबॉलिज्म वाला पार्ट चलेगा, लैक्टोज का ब्रेकिंग होगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो पहले क्या करेगा, वो लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम बनाएगा अपने बॉडी में, तो यहाँ पे वो एंजाइम पाया जाएगा और फिर लैक्टोज को तोड़ तोड़ के इकोलाई अपना ग्लूकोज ले रहा होगा। उसी दौरान आपने क्या किया, इकोलाई को मार के उसका एंजाइम एनालिसिस कर लिया, तो आपको लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम मिल गया। पहले और थर्ड स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन इसमें सेकंड वाले में इनिशियली लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम नहीं था इनिशियली, लेकिन थोड़े ही समय बाद प्रेजेंट हो गया। क्या इसका कारण कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करो। इनिशियली लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम नहीं मिला, लेकिन थोड़े समय बाद दोबारा जब एनालिसिस किए तो लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम मिला। थोड़े समय बाद सेम टेस्ट ट्यूब का तो नहीं करोगे ना, उसी में से कुछ सैंपल निकाल के रख लिए, उसको थोड़ी देर बाद एनालिसिस किए तो उसमें मिला, लेकिन उसी टेस्ट में से थोड़े से सैंपल को पहले किए तो नहीं मिला। तो क्या कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ? हाथ खड़ा करो जो बताना चाहता है, बताओ रीवा। तो जो पहले टेस्ट में ग्लूकोज था उसको बस कंज्यूम पहले ई कोलाई ने ग्लूकोज को कंज्यूम कर लिया, जितना था कर लिया। फिर जब ग्लूकोज समाप्त हो गया, जब अच्छा बताओ, जब वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा था तब वो लैक्टोज वाला ब्रेकिंग वाला एंजाइम क्यों बनाएगा? तब तक नहीं था लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम। लेकिन जब ग्लूकोज समाप्त हो गया तब बैक्टीरिया ने सोचा अब लैक्टोज से ग्लूकोज, तो लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम बनाया और तब जाके थोड़ी देर बाद लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम उसको मिला टेस्ट ट्यूब। ये जैकोब मोनर का एक्सपेरिमेंट। फिर बच्चा बोलता है सर टेस्ट ट्यूब 1 में ग्लूकोज खत्म होने के बाद क्या वो लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा, सबस्ट्रेट है ही नहीं है यहाँ पे, नहीं बनाएगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं बनाएगा? तो इसी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इस लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, और वही है लैक ऑपरेरॉन। बेसिकली लैक ऑपरेरॉन में आप लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं और उस एंजाइम का यहाँ पे क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो ये है भाई तुम्हारा। अब और अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया तब आपको आगे समझ में आएगा सारी कहानी, नहीं तो नहीं आएगी समझ में। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो एक बार जल्दी से। ज्योति समझ में आया? यस ईसा, यस रिभा, यस सर। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने आएगा लैक ऑपरेरॉन, यानी कि लैक्टोज को तोड़ने वाले बनाने वाले एंजाइम, मतलब लैक्टोज के ब्रेकिंग एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन के ऑन ऑफ मैकेनिज्म, उसको तो ऑपरेरॉन बोलेंगे। अच्छा बताओ ज्योति, इन जनरल क्या ई कोलाई को ग्लूकोज नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ? यस सर मिलेगा। तो इन जनरल लैक ऑपरेरॉन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा?
ये तो ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा, क्योंकि जब तक उसको ग्लूकोज मिल रहा है तो लैक ऑपरेंड को ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम आपको समझाते हैं लैक ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट लेना लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लैक ऑपरेंड के अंदर जो जीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऑपरेंड में तो 4 ही प्रकार का जीन होता है, ये बात तो फिक्स है। वही 4 प्रकार, कौन कौन, वही कौन बोलो, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ये सब एक एक होंगे। हाँ यहाँ क्या खास बात है कि ई भाई साहब यहाँ पे एपो रिप्रेसर नहीं रिप्रेसर बनाएंगे, ये भी प्रोटीन है और ये रिप्रेसर एक्टिव है, ठीक है। ये भाई साहब रिप्रेसर बनाते हैं, जबकि वहां ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड में रेगुलेटर जीन एपो रिप्रेसर बनाता था जो इनएक्टिव होता था, और ये भाई साहब रिप्रेसर बनाएगा जो एक्टिव है, जो रिप्रेस करने की एबिलिटी रखता है। कहाँ बाइंड करेगा वो, ऑपरेटर जीन पे जाकर बाइंड करेगा। अच्छा वहां पे स्ट्रक्चरल जीन 5 प्रकार के थे, और 5 प्रकार का स्ट्रक्चरल जीन मिलके एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाता था, जो 5 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता था, जिससे 3 एंजाइम बनता था। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन है, और वहां पे उसका नाम होता था ABCDE उल्टा करके। यहाँ पे उसका 3 गो का नाम ऐसे है, ध्यान रखेंगे ऐसे, एक्स वाई और स्मॉल ए। नामांकन पे नहीं जाना, हर चीज यही नहीं पढ़ लोगे, स्मॉल में लिखना एक्स और वाई, एक्स वाई और ए। नामांकन पे नहीं जाना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लेना, हायर क्लासेस में पढ़ोगे नामांकन की, ठीक है। तो ये 3 जीन है। अब 3 जीन है तो तीनों पॉलीसिस्टोनिक मतलब कि सटे सटे ही है, तो तीनों अपना अपना मिलके एक कॉमन एमआरएनए बना देंगे, तो भाई पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बन जाता है इससे। और फिर ये तीनों अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, 1 2 और 3, और तीनों से अलग अलग एंजाइम बनेगा। यस, तीनों से यहाँ अलग अलग एंजाइम बनेगा, इससे एक एंजाइम बनेगा, इससे एक एंजाइम बनेगा, और इससे एक एंजाइम बनेगा। इससे एक्स वाले से जो एंजाइम बनेगा उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इससे जो बनेगा उसका नाम है परमीएज, और इससे जो बनेगा उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, ACETYLAC, ट्रांस एसिटाइलेज। तीनों का काम अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब मैकेनिज्म ऑन होगा ना तब आपको काम समझ में आ जाएगा, अभी समझा दूंगा। लेकिन क्या आपको इतना समझ में आ गया कि लैक ऑपरेंड और ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड में बेसिक अंतर क्या है? पहले बात तो वो एनाबॉलिज्म वाला है, ये कैटाबॉलिज्म वाला है, इसलिए वो रिप्रेसिबल है, इंड्यूसिबल है। वहां पर रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर तीनों की जनसंख्या एक है, यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन वहां का रेगुलेटर बनाता था एपो रिप्रेसर, यहाँ बनाता है रिप्रेसर, और प्रमोटर ऑपरेटर जैसे वहां थे वैसे यहाँ पे भी है, काम सेम है, बस थोड़ा सीक्वेंस उनका अलग होगा, अरेंजमेंट भी सेम है, काम भी सेम है। हाँ वहां पे स्ट्रक्चर जिन 5 होते थे, यहाँ 3 है, वहां 5 मिलके 3 एंजाइम बनाते थे, यहाँ 3 मिलकर 3 एंजाइम बनाते। वहां एंजाइम का नाम था, याद करो, 3 को अलग अलग एंजाइम बताया मैंने, जो 5 स्टेप में रिएक्शन कराता था। यहाँ पे 3 एंजाइम है, यह भी नाम लिख दिया मैंने, इन तीनों का अलग अलग काम है, यहाँ स्टेप रिएक्शन नहीं होता, यहाँ अलग अलग काम है, वो भी आपको मैं समझा दूंगा। क्या यहाँ तक सब बात क्लियर है? ये सर नो, क्या यहाँ तक सब बात क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आइए आपको बताते हैं व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन मीडियम, जब लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज वाला ब्रेकिंग वाला एंजाइम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम नहीं होगा, तो लैक ऑपरेंड क्या होगा, जल्दी बोलो सभी लोग, लैक ऑपरेंड क्या होगा, ऑन या ऑफ? ऑफ। और ये ऑफ कैसे होगा, आइए समझते हैं। हाँ, देखिए ये क्या है, ये है रेगुलेटर जीन, उसके बगल में पीला वाला ब्लू वाला क्या, उसको भी बताते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको देखते हैं। ये है प्रमोटर जीन, ये है ऑपरेटर जीन, और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन, ये है एक्स, एक्स थोड़ा बड़ा होता है, ये है वाई, और ये है ए। जेड मत कर देना, एनसीईआरटी में आप देख लेना। अरे अरे रुक जाओ, मैंने ही उल्टा बोल दिया, जेड वाई और ए है, अरे रुक जाओ रुक जाओ, उल्टा हो जाएगा, आपको तो ऑप्शन में जेड वाई और ए,
एक्स नहीं है। अरे सही करो, नंबर कट जाएगा एग्जाम में यार, तो सही करो। जेड, वाई और ए, और ये जेड वाला आप एनसीईआरटी में देखना थोड़ा सा बड़ा होता है वाई और ए के तुलना, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका। अच्छा, जेड के बराबर के ही लगभग में साइज होता है रेगुलेटर जीन का भी। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या, ऐसे, ये थोड़ा बड़ा होता है, जेड के बराबर में होता है लगभग, ठीक है। ये रेगुलेटर जीन, ठीक है। ये रहा, ये रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल, तीन को, ठीक है। चलो बताओ, ये क्या कर रहा होगा रेगुलेटर जीन, अपना क्या बना रहा होगा, जल्दी बोलो। ट्रांसक्रिप्शन करके अपना एमआरएनए बना रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कंस्टिट्यूटिव जीन है, लगातार काम करता है। ये लो ट्रांसक्रिप्शन किया, अब क्या करेगा, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बनाएगा, प्रोटीन, यस और नो। और वो प्रोटीन मॉडिफाई होकर क्या बना देता है यहाँ पे, रिप्रेसर। हाँ, ये रिप्रेसर बनाता है, ये देखो, ये रिप्रेसर है जो इजिली जाके वहां बाइंड कर सकता है। रिप्रेसर है मतलब ये एक्टिव है, और ये इजिली क्या करता है, यहाँ जाके बाइंड कर जाता है। कहाँ, ऑपरेटर पे। लो, ऑपरेटर पे इसको बाइंड करा दो। अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो बताओ, क्या आरएनए पॉलीमरेज जो कहाँ से बाइंड करता है, प्रमोटर से, क्या बाइंड कर पाएगा? और बाइंड कर भी जाएगा अगर बाई चांस, तो क्या आगे जा पाएगा? तो क्या होगा, इन सभी सेगमेंट का नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो प्रोटीन, नो एंजाइम, नो एंजाइम फॉर लैक्टोज ब्रेकडाउन। लैक्टोज है या नहीं है, ब्रेक क्या करना है उसको, ठीक है। तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ध्यान रहे, रेगुलेटर जीन अभी भी काम कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रेगुलेटर जीन इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। वो अपना वहां पे भी और यहाँ पे भी, वो रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर लगातार बनाता है, रिप्रेसर लगातार बनाता है। बोलो, ऑफ का मैकेनिज्म समझ में आ गया? लैक ऑपरन ऑफ कैसे रहता है समझ में आ गया सभी को? हाथ रखिए एक बार जल्दी से। ज्योति समझ में आया? Yes, sir. निशा, Yes, sir. रिभा, Yes, sir. हाँ। अब बच्चा एगो बात में कंफ्यूज होता है और अपने मन से क्या करता है, करेक्शन कर लेता है। यहाँ पे पी लिखा हुआ है, प्रमोटर जीन, पीजी। बच्चा बोलता है सर, प्रमोटर जीन तो ऑपरेटर जीन के बगल में होता है, ऐसा ऑपरेटर जीन जो सिस्टोन के बगल में होता है, स्ट्रक्चर जीन के बगल में। यहाँ प्रमोटर जीन काहे दिखाया जा रहा है, ये तो गलत हो गया। कितनों को लग रहा है गलत है, हाथ खड़ा कीजिए। कितनों को लग रहा है गलत है सच में, हाथ खड़ा कीजिए। सभी को लग रहा है ना? हाँ, ऐसे कुछ मास्टरों को भी लगता है, और मास्टर क्या करते हैं, बोलते हैं इसको मिटा दो, यहाँ नहीं होगा, कहते हैं इसको मिटा दो। भाई साहब, एनसीईआरटी में जहाँ करेक्शन है ना, वो मैं खुद करा दूंगा, करेक्शन नहीं है, ये सही है। प्रमोटर जीन यहाँ होता है। अब आप बोलोगे सर क्यों होता है, टेक्निकली सोचना। एगो बात बताना, क्या मैंने तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन में ये बात बोला है कि नहीं बोला है? दुनिया का जो भी आरएनए, सॉरी जो भी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जो भी जीन सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जीन तो है भले वो सिस्टोन नहीं है। यहाँ पे रेगुलेटरी जीन जीन है मगर सिस्टोन नहीं है, क्योंकि उससे आगे प्रोटीन नहीं बनना है, मतलब उससे आगे करेक्टर नहीं बनना है, ठीक है। मेंडेलियन करेक्टर नहीं बनना है, तो वो जीन तो है लेकिन वो सिस्टोन नहीं है। बताओ, क्या हर जीन को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराने के लिए अपना प्रमोटर रखना पड़ता है, यस और नो? क्योंकि प्रमोटर से ही बाइंड करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। अगर कल को मैं डायग्राम में यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग दिखा दूं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि वो एक अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा जो इस रेगुलेटर जीन को एक्टिव कर रहा होगा और इससे ट्रांसक्रिप्शन करा रहा होगा, तो उससे ट्रांसलेशन, और ये हमेशा हो रहा होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ये मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ा रखा है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि हर जीन को अपना एक प्रमोटर चाहिए, ये गलत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गलत नहीं। ये डायग्राम जिसे एनसीईआरटी का आ जाएगा ना एग्जाम में, ज्यादातर बच्चे अपने अमन से इसको गलत मान लेते हैं। और मैं ये भी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी ऐड कराता हुआ दिखा दे तो गलत नहीं, क्योंकि भाई रेगुलेटर जीन का तो ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड कराओगे ही ना, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वो उधर भी आप दिखा, अच्छा ये चीजें तो क्या आप ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन में भी दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, वो वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है या नहीं है, इसलिए उसमें जिक्र नहीं की। आप चाहे तो उसमें भी अपने नोट्स में रेगुलेटर चीन के बगल में प्रमोटर चीन दिखा सकते हैं अपस्ट्रीम में,
अप स्ट्रीम में दिखाना, डाउन स्ट्रीम में मत दिखा देना, ठीक है। तो ये तो ऑन सॉरी ऑफ का मैकेनिज्म है। अब आते हैं ऑन की बात। मान लो मीडियम में आ गया क्या, लैक्टोज। मीडियम में लैक्टोज आ गया और ग्लूकोज कम है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है या कम है और लैक्टोज अच्छा खासा है। तो अब क्या होगा, ये देखो रेगुलेटर जीन है, ये देखो प्रमोटर जीन है, इसका भी अपना प्रमोटर जीन है रेगुलेटर का, ये देखो ऑपरेटर जीन है, और ये क्या है, जेड वाई और ए स्ट्रक्चरल जीन मतलब सिस्टम। अच्छा बताओ, क्या ये अपना ट्रांसक्रिप्शन अभी भी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। इवेंट ट्रांसलेशन भी कर रहा है, कोई नहीं रोकेगा उसको, वो तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, उससे तो एमआरएनए हमेशा ही बनेगा। और ये लो उससे बन रहा है क्या तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, रिप्रेसर। क्या ये रिप्रेसर, लिख दे यहाँ पर रिप्रेसर, लो लिख दिया रिप्रेसर। अब समझना क्या होगा, इससे पहले जो यहाँ पे बाइंडेड था ना, कौन, रिप्रेसर, रिप्रेसर जो बाइंडेड था, जब मीडियम में लैक्टोज आता है तो ध्यान देना, यहाँ पे लैक्टोज का बाइंडिंग साइट होता है। तो लैक्टोज क्या करता है, इसके साथ जाके बाइंड करता है। मीडियम में लैक्टोज आया ना, तो जो इसको इनहिबिट करके रखा है, इसके साथ लैक्टोज बाइंड करता है। जब लैक्टोज यहाँ बाइंड करता है, सुनना ध्यान से, इस साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये बात मैं आपको एंजाइम में बता दूंगा, इतना ध्यान रखो। अभी जहां से लैक्टोज बाइंड करता है उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। उसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करना है मुझे एंजाइम में, 1 घंटा चर्चा करता है। इतना भी ध्यान रखो कि लैक्टोज जहां बाइंड करता है वो एलोस्टेरिक साइट है, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये एलोस्टेरिक साइट पे जाकर बाइंड किया लैक्टोज, जैसे ही बाइंड करता है तो उसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज हो जाता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चेंज होगा कि भाई साहब बाहर निकल जाएगा, ये वहां से छिटक जाता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद नतीजा क्या होगा, देखो यहाँ पे नतीजा क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। क्या अब ये बाइंड कर सकता है उसके साथ? नहीं, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ चुका है, लैक्टोज, लैक्टोज। और ये रिप्रेसर था, ये था रिप्रेसर। तो क्या आप इसको रिप्रेसर और ये लैक्टोज क्या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब समझना, क्या ये वहां पे बाइंड कर पाएगा? नहीं, ये वहां बाइंड नहीं कर सकता। तो क्या अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड कर पाएगा? यस, आरएनए पॉलीमरेज अब प्रमोटर जीन पर बाइंड करेगा और आगे बढ़ेगा ऑपरेटर जीन को होते हुए, और यहाँ पे इनिशिएशन पॉइंट होगा, इसका भी होगा ट्रांसक्रिप्शन, इसका भी होगा ट्रांसक्रिप्शन, इसका भी होगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से एक कॉमन पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बन जाएगा, कॉमन पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बन जाएगा। और फिर ट्रांसलेशन भी होगा, लो ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। इस वाले सेगमेंट से एक पॉलीपेप्टाइड बना, इस वाले सेगमेंट से एक पॉलीपेप्टाइड बना, और इससे एक पॉलीपेप्टाइड बना। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर वो मॉडिफाइड होगा और फाइनली एंजाइम बनेगा। इससे एंजाइम बनेगा जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इससे जो एंजाइम बनेगा उसका नाम है परमीएज, और इससे जो एंजाइम बनेगा उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, परमीएज है ये, ठीक है। तीनों एंजाइम बन गया। अब तीनों एंजाइम का काम, ये जीन जब एक्टिव हुआ ना, लैक्टोज के आने से हुआ, तो बताओ क्या लैक्टोज के आने से ये जीन अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, यस और नो? तो क्या आप लैक्टोज को यहाँ पे इंड्यूसर बोल सकते हैं, जो इंड्यूस किया काम करने के लिए? यस। तो यहाँ पे लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है, ठीक है, इंड्यूसर है। तो लैक्टोज क्या थोड़ा बहुत है मीडियम में? नहीं, बहुत है। अच्छा बताओ, जीन को एक्टिव क्यों किए हैं? लैक्टोज को ही तोड़ने के लिए। तो कुछ लैक्टोज तो किसमें काम आ गया भाई साहब, उस एपो रिप्रेसर सॉरी रिप्रेसर को इनएक्टिव करने के लिए। अब ये इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बन चुका है, रिप्रेसर लैक्टोज कॉम्प्लेक्स, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स जो इनएक्टिव है, ये पहले एक्टिव था। बेसिकली ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, बेसिकली इसको वहां से खींच के इधर ले आता है, ठीक है। अब ये तीनों एंजाइम बन गया। अब समझना ध्यान से, तीनों एंजाइम का अपना अपना काम। सबसे पहले परमीएज क्या करता है, परमीएज बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लैक्टोज के लिए परमिएबल नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि लैक्टोज डाइसैकराइड परमिएबल नहीं होती। सबसे पहले परमीएज क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को लैक्टोज के लिए परमिएबल बनाता है, तो लैक्टोज अंदर आता, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांस एसिटिलेज क्या करता है, ये ट्रांस एसिटिलेज क्या करता है,
एसिटाइल कोएंजाइम ए, नाम सुना होगा आपने। एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराता है किसके पास, इसके पास, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पास। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव हो जाता है, ये पहले से इनएक्टिव रहता है, ये एक्टिव हो जाता है। और अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ देगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फिर से काम बता रहा हूं तीनों का कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क है। लैक्टोज आया तो सबसे पहले वहां से उस रिप्रेसर को हटाया, तो जीन एक्टिव हो गया सारे के सारे, सब ने अपना अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किया खटाखट, 3 एंजाइम बना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज। परमिएज ने क्या किया, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ाया सेल मेम्ब्रेन, तो लैक्टोज अंदर आया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसएसिटिलेज ने एट द सेम टाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्रुप से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया किसमें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्टिव हो गया, और अब जो लैक्टोज अंदर आ रहा है उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज में इंटरेस्ट था, उसका काम तमाम हो गया। मतलब अभी जीन ऑन है। इस कहानी में अगर आप लोगों को कहीं पे कोई फॉल्ट लगा तो हैंड रेज कीजिए, मैं पूछना चाहूंगा आपको इस कहानी में एक फॉल्ट कहाँ, क्या लगा फॉल्ट इस कहानी में, एक फॉल्ट अभी आपको दिखेगा, कुछ समझ में आया? फिर मैं रिपीट करूं, देखिए, ये जब लैक्टोज आया तो लैक्टोज ने उसको वहां से हटाया, लैक्टोज आया तो लैक्टोज ने ऑपरेटर जीन से उसको रिप्रेसर को हटाया, तो वो इनएक्टिव हो गया, उसके साथ जुड़ गया। उसके बाद ये सारे जीन एक्टिव होकर 3 एंजाइम बने, और परमेज क्या कर रहा है, लैक्टोज को सेल के अंदर ला रहा है, और फिर ये ट्रांसएसिटिलेज क्या कर रहा है, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिव करके, और ये लैक्टोज को तोड़वा रहा है। कहानी में कोई ट्विस्टिंग लगा? फिर से सुनाया मैंने कहानी, किसी को कहानी में कोई भी ट्विस्टिंग लगा तो बताइए, लगना चाहिए। पता है क्या, आप गौर करो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि लैक्टोज आया सेल के अंदर और ऑपरेटर जिन पर बाइंडेड रिप्रेसर को छीन के लाया उधर से। तो एक बात बताइए, जब पहले से जीन ऑफ था तो परमिएज तो था नहीं, जब परमिएज नहीं था तो लैक्टोज अंदर आया कैसे? अब फॉल्ट समझ में आया? कितने लोगों का फॉल्ट समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों का फॉल्ट समझ में आ गया कहानी, कि जब पहले से जीन ऑफ था, पहले से तो जीन ऑफ था ना, तो जब जीन ऑफ था तो परमेज बना ही नहीं होगा, और अगर परमेज नहीं बना होगा तो परमेज ही तो लैक्टोज को मीडियम से अंदर लाता है, तो लैक्टोज तो बाहर ही रहा होगा। लैक्टोज आके ये एक्टिव कैसे कर दिया, लैक्टोज तो है नहीं ना अंदर में। रिवा नहीं समझ में आया? सर आया। हाथ खड़ा करो ना, जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो आया? समझ में आया तो बोलो आया, नहीं तो फिर से बता देंगे। निशा? सर आया, सुन रही थी मैं। हाँ, रिभा? यस सर। अब देखो इस कहानी का क्या समाधान है, पता है एक बात क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो कभी नहीं होती सेल के अंदर। पहले कभी सेल एक्सप्रेस हुआ था ना, मतलब कभी पहले जीन एक्सप्रेस हुआ था ना, और कोई भी जीन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही एक्सप्रेस होना बंद कर दे। एक मिनिमम लेवल का एक्सप्रेशन चलता रहता है सेल के अंदर, कोई भी जीन परमानेंटली पूरी तरीके से ऑफ कभी नहीं। ये बात आप पढ़ोगे हायर क्लास। और अगर ऐसा है कि परमानेंटली पूरी तरीके से ऑफ कभी नहीं होता, तो थोड़ा बहुत तो परमेज अंदर में है ही। अरे बोलो। और वो थोड़ा बहुत परमेज क्या करेगा, लैक्टोज को अंदर लाने में सबसे पहले मदद करेगा, और वही लैक्टोज इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा, और वही लैक्टोज ऑपरेटर जिन पे रिप्रेसर को हटाएगा, और वही लैक्टोज की वजह से अब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर पाएगा, और अब परमेज की खूब सारी मात्रा बनेगी, और इसकी भी बनेगी और इसकी भी बनेगी, और कुल मिला के लैक्टोज की लंका लगाई जाएगी, उसकी ब्रेकडाउन की जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ गया उस ट्विस्टिंग का समाधान क्या है? कितने लोगों को समझ में आ गया? ज्योति समझ में आया? निशा? वाह, यस सर। ये बात आपके एनसीईआरटी में एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया। क्या बोला कि a minimum level of gene expression is always found inside the cell. Any gene never get inactivated
permanently and completely, because there is a requirement of product of that gene for the activation of that gene. उसी का प्रोडक्ट, ये परमेज उसी के जीन का प्रोडक्ट है, उसी के जीन के लिए एक्टिवेशन के जरूरत में काम आ रहा है। इसलिए एक मिनिमम लेवल का एक्सप्रेशन हमेशा रहेगा और थोड़ा सा एंजाइम रहेगा अंदर, तभी तो लैक्टोज अंदर आएगा। और तब जाके जब लैक्टोज अंदर आएगा तो इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा, तब जाके ऑपरेटर का बाइंड होगा तो पूरा काम। ये है ऑन का मैकेनिज्म, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये है ऑन का मैकेनिज्म। अब एक बात बताते हैं आपको, 2 वर्ड है। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो लैक्टोज अंदर आता है ना, लैक्टोज पहले अपने आप को मॉडिफाई करता है, उसका नाम होता है एलो लैक्टोज, उसका आइसोमर है एलो लैक्टोज। बेसिकली एलो लैक्टोज बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो रियल इंड्यूसर ये है, ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रियल इंड्यूसर तो एलो लैक्टोज है, लेकिन हम लोग कई बार इंड्यूसर लैक्टोज को ही बोलते हैं। आता लैक्टोज अंदर है, उसको आइसोमरेज एंजाइम पहले कन्वर्ट करता है एलो लैक्टोज में, उसका आइसोमर है वो, और वो बाइंड करता है यहाँ पे बेसिकली। तो अगर आपसे पूछे इंड्यूसर कौन है तो आमतौर पर क्या बोलोगे आप, लैक्टोज। अगर आपसे पूछे रियल इंड्यूसर कौन है तो आप बोलोगे एलो लैक्टोज। कितने लोग समझ गए मेरी बातें, कितने लोग समझ गए? रियल इंड्यूसर मतलब जो रियली में बाइंड करता है रिप्रेसर को हटाने के लिए, वो एलो लैक्टोज, लेकिन हम लोग आम भाषा में लैक्टोज ही बोल देते हैं। रीवा नहीं समझ में आया? रीवा समझ में सच में नहीं आ रहा है या फिर हाथ खड़ा तुम देर से कर रहे हो? ऐसे मिसकंसेप्शन क्रिएट मत करो। हाँ, हाथ अभी तुम्हारा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रियल इंड्यूसर है, ये रियल इंड्यूसर है एलो लैक्टोज, ये ध्यान रखना है। एलो लैक्टोज इज रियल इंड्यूसर, क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर ऑपरॉन, इसी ऑपरॉन के अगर हम एग्जांपल में बात करें लैक ऑपरॉन में, कई बार लैक्टोज नहीं रहने के बावजूद ऑन हो जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो ऐसे कुछ कंपाउंड हैं जो इंड्यूसर से मिलते जुलते हैं, और उसका नाम है आईपीजीटी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज। ये इसका स्ट्रक्चर एलो लैक्टोज से मिलता जुलता होता है, इसीलिए कई बार आईपीटीजी भी अगर यहाँ बाइंड कर जाए तो मॉडल ऑन हो जाएगा। और ऐसे इंड्यूसर जो नहीं इंड्यूसर है, नहीं रियल इंड्यूसर है, वो तो उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन वो मॉडल को ऑन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूट्रेस इंड्यूसर। अभी हम आपको नोट्स में भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे इंड्यूसर के बारे में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या, इंड्यूसर लैक्टोज, एक क्या एलो लैक्टोज रियल इंड्यूसर, और एक उन लोगों से मिलता जुलता फोटोकॉपी टाइप का आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज आईपीटीजी। अच्छा, हर केस में अलग अलग इंड्यूसर है, अलग अलग ऑपरॉन, अलग अलग दुनिया में बहुत सारे ऑपरॉन है, हर ऑपरॉन का अपना अपना इंड्यूसर होता है और अपना अपना रियल इंड्यूसर होता है, अपना अपना उसका फोटोकॉपी भी होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलिए, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लीजिए। तो ये था आपका लैक ऑपरॉन। अब लैक ऑपरॉन का पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन होता है, ये बात हम आपसे कल बात करेंगे, ठीक है। इतनी बातों को मैं आपको जल्दी से नोट से पढ़ के दिखा देता हूँ। क्या टाइम है हमारे पास? 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, लेकिन ये 2 मिनट में नहीं होगा। चलिए आप इसको जल्दी से देखिए, फिर हम अगले मीटिंग में आपको वो भी दिखा देते हैं।